जम्मू कश्मीर का नाम लेते ही खूबसूरत वादियां आंखों के सामने घूम जाती हैं। 1990 से पहले रोमांटिक फिल्मों की शूटिंग इसी कश्मीर के शिकारों पर होती थी। 1990 में जो बदला वो अच्छा नहीं था और जो 2019 में बदला वो कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग रहा। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से धारा 370 के कुछ प्रोविजंस हटा लिए गए तो लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए कि धारा 370 के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, भले ही वह देश के साथ कितनी भी छेड़छाड़ करती हो। कुल 25 याचिकाएं दायर हुई तो उन पर क्या हुआ? नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी बात अनिल के साथ। सुप्रीम कोर्ट में 2 अगस्त से रोजाना सुनवाई शुरू हुई। 2 अगस्त 2023 को जब इसकी सुनवाई शुरू हुई तो पहले ही दिन आईएएस फैसल और सला रशीद ने अपने केस वापस ले लिए और इसको मैं पिछली वीडियो में बता भी चुका हूँ। 2 अगस्त से कल तक की सुनवाई के दौरान सभी पक्ष अपनी दलील दे चुके हैं। इस सुनवाई के लिए कुल 18 वकीलों को 60 घंटे का समय दिया गया। इस सुनवाई के लिए कुल 18 वकीलों को 60 घंटे दिए गए थे। इसमें 10-10 घंटा कपिल सिब्बल और गोपाल सुब्रमण्यम को दिया गया था, जबकि एडवोकेट शेखर और जफर शाह ने 8-8 घंटे मांगे थे। बाकी वकील को कम समय दिया गया था। सरकार का पक्ष अटॉर्नी जनरल वेंकटरामानी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को रखना था। सुनवाई के लिए 5 जजों की बेंच थी। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवाई और जस्टिस सूर्यकांत हैं। कपिल सिब्बल जी अपने 10 घंटों में जलेबी बनाते रहे, अपनी दलीलों में कुतर्कों की मूसलाधार बहस करने का प्रयास किया, लेकिन न्यायमूर्तियों के सीधे सवालों का सीधा जवाब नहीं दे सके। कपिल सिब्बल का यह अनुसरण करते हुए एडवोकेट गोपाल सुब्रमण्यम और एडवोकेट दुष्यंत दवे ने भी अपने अपने समय का खूब दुरुपयोग किया। कपिल सिब्बल का कहना था कि सरकार इसे नहीं हटा सकती। धारा 370 अस्थायी रूप ले चुकी है, इसे हटाने के लिए संविधान सभा की मंजूरी चाहिए। जबकि जम्मू कश्मीर की संविधान सभा 1957 में 26 जनवरी को अस्तित्व विहीन हो गई थी, क्योंकि इसी दिन जम्मू कश्मीर में वहां का अपना संविधान लागू हो गया था। और धारा 370 खुद एक अस्थायी है, जो संविधान में लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं 370 जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध है। इस केस से जम्मू कश्मीर की स्थिति पर कोई अंतर तो नहीं पड़ेगा, लेकिन इस केस में इतने तर्क और कुतर्क दिए गए हैं कि कौन अपने निजी हितों के लिए कहां तक गिर सकता है, यह आप देख सकते हैं। कपिल सिब्बल ने संसद में भाषण के संदर्भ दिए। सीजीआई ने पूछा कि क्या चुनी हुई राज्य सरकार की सिफारिश से भी 370 निरस्त नहीं हो सकती, तो कपिल सिब्बल ने कहा कि चुनी हुई सरकार को भी यह अधिकार नहीं था। कपिल सिब्बल ने बताया कि यह केवल 1951 से 1957 के बीच संविधान सभा के दौरान ही हटाई जा सकती थी, क्योंकि तब तक यह अस्थायी थी, लेकिन 1957 के बाद वह अस्थायी हो गई। सिब्बल ने कहा कि लैंड और पर्सनल लॉ को छोड़कर अधिकतर भारतीय कानून वहां यानी जम्मू कश्मीर में वैसे ही लागू होते हैं, तो इसकी 370 हटाने की कोई जरूरत नहीं थी। सिवाय यह राजनीतिक संदेश देने के लिए हमने 370 को हटा दिया। यानी यह बताना चाहते हैं कि बीजेपी का मुद्दा था कि 370 हटाएंगे और हटा दिया, केवल इस मंशा से हटाया गया है और इसका कोई अंतर नहीं है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि 2019 के फैसले के बाद अब वहां करीब 1200 कानून नए लागू होते हैं। शिक्षा का अधिकार नहीं मिलता था। सीजीआई ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा कि एक राज्य को क्यों केंद्र शासित राज्य बना दिया गया और राष्ट्रपति शासन धारा 356 के तहत अधिकतम 3 साल तक ही लगाई जा सकती है, 6-6 महीने करके। तो जम्मू कश्मीर के केस में ऐसा क्यों नहीं हुआ और अभी तक लगी हुई है, यह अधिक नहीं हो गया? तो इस पर तुषार मेहता ने कहा कि इस एक्ट से पहले कुछ श्रेणी के आरक्षण की सुविधा कश्मीर डिवीजन के समीपवर्ती इलाकों में दी जाती थी, क्योंकि वहां अक्सर पाकिस्तान की ओर से हमले और गोलीबारी होती रहती थी। एसजी ने एक और तर्क दिया कि राज्यों के पुनर्गठन में जम्मू कश्मीर राज्य को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। एक केंद्र शासित प्रदेश एक राज्य की तरह ही संघीय ढांचे का एक हिस्सा है। सरकार को यह आवश्यक लगा कि कुछ समय के लिए संघ के अधीन रहे, जिसे बाद में वापस कर दिया जाएगा। सॉलिसिटर जनरल ने कहा, अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद निवेश, पर्यटन, उद्योग शुरू हो गया है। जम्मू कश्मीर की आय का मुख्य स्रोत पर्यटन था, जो अब फल फूल रहा है। क्षेत्र में रोजगार और आय में वृद्धि हुई। एसजी ने नेहरू, इंदर मल्होत्रा, विष्णु कामत, श्यामलाल सराफ, सोनावड़े, डीसी शर्मा और मान सिंह पी पटेल के भाषण का हवाला देते हुए कहा कि इन स्पीच को सुनिए और इससे साफ है
कि उनका मानना था कि आर्टिकल 370 अस्थायी प्रावधान है और इसे कभी भी हटाया जा सकता है। इस पर सीजीआई ने कहा कि यह सिर्फ सांसदों के व्यक्तिगत विचार है, यहाँ संसद के निर्णय पर विचार हो रहा है, हमें यह जानना है कि संसद का फैसला क्या हुआ। इस पर तुषार मेहता ने अपनी दलील को वापस ले लिया और कहा कि एक नागरिक के दृष्टिकोण से जब तक निवेश नहीं आएगा आप विकास नहीं कर सकते। अब कपिल सिब्बल जी कूद जाते हैं और क्यों कूदते हैं, तुषार मेहता के आशय को समझिए। तुषार मेहता ने कहा था कि जब तक निवेश नहीं आएगा आप विकास नहीं कर सकते। अब कपिल सिब्बल जी अब आते हैं बीच में, कहते हैं कि इन बहस के दौरान नेहरू ने कहा था कि अगर आप बाहर के लोगों के जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं इसके खिलाफ हूं। नेहरू का मानना था कि जम्मू कश्मीर में बाहर का कारोबार आने से वो राज्य को खत्म, यह नहीं चाहते थे कि नेहरू कोई बाहर आए, कश्मीरी लोग बाहर जाएं, यह कहानी थी। और इसी मुद्दे पे कपिल सिब्बल ये मुकदमा लड़ रहे थे 370 का। वो इसलिए नहीं लड़ रहे थे कि किसी की जनहित याचिका है। असली बात आखिर में कपिल सिब्बल ने बता दी कि वो जनता या जम्मू कश्मीर के लिए नहीं बल्कि नेहरू के लिए मुकदमा लड़ रहे हैं। एक ट्वीट दिखाता हूं मैं आपको। सैला रशीद जो लेफ्ट गैंग की मानी जाती हैं, जेएनयू की हैं, कपिल सिब्बल अन्य लोगों को लग रहा है कि धारा 370 के अंश हटाने से वहां पर नुकसान हुआ है लोगों को। अब सैला रशीद 15 अगस्त को ट्वीट करते हैं कि हाउ यूवर इनकन्वीनियंट इट मे बी एडमिट दिस, द ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड इन कश्मीर हैज इम्प्रूव्ड under the Narendra Modi government and office of LG J&K administration. By a purely utilitarian calculus, the government's clear stance has helped save lives overall. That's my angle. ये कहती हैं सहला रशीद कि वहां पर इम्प्रूव हुआ है, लोगों की जान बच रही है, ह्यूमन राइट्स में इम्प्रूवमेंट हुआ है, और वो लोग कहते हैं कि धारा 370 के हटाने से नुकसान हुआ है क्योंकि इनको पीड़ा है। इनको पीड़ा जल्दी जाने वाली नहीं है, क्योंकि आज आपने सुना कि एलपीजी गैस के दाम 200 रुपए कम कर दिए, जो इनको उज्ज्वला मिलता था 400 रुपए पर सिलेंडर दाम कम हो चुके हैं। तो सरकार अब इलेक्शन मोड में आ चुकी है। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि 1 साल में इलेक्शन मोड में रहता हूं, लेकिन अब बच गए हैं 8-10 महीने। अब इसके लिए सरकार फुल्ली एकदम इलेक्शन मोड में है। अभी कुछ और भी रियायतें दी जा सकती है। उत्तर प्रदेश का इलेक्शन था, उस समय डीजल पेट्रोल के दाम घटाए गए थे। अब देखिए 1 महीने 2 महीने के अंदर डीजल पेट्रोल के दाम फिर घट सकते हैं। हालांकि बहुत टिका है। तो मोदी का है कि पहले इकट्ठा करते हैं और समय आने पर दे देते हैं, लेकिन राजस्व इकट्ठा भी करते हैं और देते भी हैं। केजरीवाल की तरह नहीं, राजस्व इकट्ठा नहीं करना, राजस्व नहीं लेना, वो मोदी जी से मांग लो, केंद्र सरकार से मांग लो और लुटा दो खजाना, वोट ले लो, सरकार में बैठे रहो। बात जब हो जाएगा पूरा सत्यानाश तो दांत निपोर के चलते। मैं भी चलता हूँ, लेकिन वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को खुद सब्सक्राइब कीजिए, मित्रों से कराइए। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।